नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 5 की कविता मोहम्मद मलिक जायसी की जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से परीक्षा प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है और हमेशा आते भी है। मोहम्मद मलिक जायसी कहते हैं, जायसी के जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है। क्या है? विद्वानों के बीच में मतभेद है और इस चीज को विद्वान अलग अलग मानते भी हैं। इसमें कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी का समय 1492 से 1542 तक माना जाता है। मतलब 900 हिजरी से 1492 हिजरी तक माना जाता है। डॉक्टर जयदेव 900 हिजरी 1495 लगभग मानते हैं। चंद्रवली पांडे 830 के लगभग मानते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा 900 हिजरी के आसपास मानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी मलिक वंश के थे, इसलिए इनका नाम मलिक पड़ा। जायसी के पूर्वज निगलाम देश ईरान से आए थे, जहां उनके पूर्वजों की पदवी मलिक थी। मलिक शब्द का मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वामी या राजा। क्या होता है? स्वामी या राजा इसका अर्थ होता है। फारसी भाषा में मलिक का अर्थ अमीर या व्यापारी कहलाता है। फारसी भाषा में जैसी का क्या, मलिक का क्या अर्थ होता है? अमीर या बड़ा व्यापारी। जायसी के माता पिता उत्तर प्रदेश के जायस के कंचाने मोहल्ले में रहते थे। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा का मत है कि जायस का पूर्वज नाम उद्यान नगर था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। कौन था? इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। जायसी की माँ मानिकपुर के शेख अहलदाद की पुत्री थी। जायसी क्रूप और कान्य भी थे, मतलब देखने में सुंदर नहीं थे। माना जाता है शीतला चेचक या अर्धांग रोग के कारण उनमें शारीरिक विकृतियां भी आई। सैयद कल्बे मुस्तफ़ा के अनुसार जायसी लूले और कुबड़े भी थे। जायसी बायां कान से भी कम सुनते थे। आगे कहता है कि जायसी के बाल अवस्था में ही उनके माता पिता को देहांत हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के 7 पुत्र थे, किंतु उनका खाना खाते वक्त मकान की छत गिरने से वे दबकर मर गए। जायसी 4 दोस्त थे, जिनका नाम मलिक यूसुफ, सलार कादिम, सौतेले सियां और बड़े शेख। एक मान्यता के अनुसार एक बार जायसी शेरशाह के दरबार में गए थे। वहां उनकी कुरूपता को देखकर उपस्थित लोग हंस दिए थे। तब उन्होंने ये पढ़ा, मोही का हंसही की कोहारी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। जायसी को अमेठी के राजा राम सिंह मानते होते रहते थे, मतलब उनके दरबारी में रहते थे। राम सिंह बहुत मानते थे। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु रजब 949 हिजरी सन में अगर देखें तो 1542 ईस्वी में हुई थी। यद्यपि यह विवाद भी है। एक और मान्यता के अनुसार इनका मृत्यु 1558 में हुई थी, माना जाता है। वर्तमान समय में जायसी की कब्र अमेठी के राजा राम सिंह के वर्तमान कोट के 1 मील के लगभग में था। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहम्मदीन के शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे? शेख मोहद्दी, फकीर शेख मोहद्दी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गिरिसन का मानना है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य के प्रसिद्ध और
प्रमुख कवि हैं। जायसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कहते हैं गर्षदासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रवली पांडे, सैयद आले मोहम्मद, सैयद कल्बे मुस्तफ़ा, प्रोफेसर हसन अकरी आदि विद्वानों के अनुसार जायसी की रचनाएं हैं जैसे पद्मावत, अखरावत, सखरावत, चंपावत, इरावत, मटकावत, चित्रावत, खुरवानामा, मौरीनामा, मुकरनामा, मुखरनामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, आखरीनामा, धनावत, सोरठ, जपजी, मेहरानामा, कहरनामा, स्फुट कविताएं, लहतापत, सहरनामा, मसला या मसलनामा। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे ये कहरनामा पूछा गया है, साथ ही आखिरी कलाम तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जपूजी भी पूछी गई है, लहतापत भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें दिखाता है कि यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मात्र 3 ग्रंथों की बात कही है जो निम्न है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने ग्रंथों का वर्णन किया गया है? केवल 3, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। जायसी की रचनाओं में पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, चित्ररेखा एवं कहनावत प्रकाशित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायस में प्राप्त जनश्रुति के आधार पर लिखा है कि जायस ने नैनावत नाम की एक प्रेम कहानी भी लिखी थी। अखरावत एक सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है जिसमें देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बातों की गई है। इस काव्य में कुल 54 दोहें, 54 सोठे और 317 अर्धलानियाँ रही है। छंदों में दोहा, चौपाई और सोठा का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ को गुरु चेला संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आखिरी कलाम के विषय को देखें तो इसमें कहता है कि मसनवी शैली में रचित इस काव्य का सर्वप्रथम प्रकाशन फारसी लिपि में हुआ था। इस काव्य में मूलतः कयामत का वर्णन है, गोया, भूकंप और सूर्य ग्रहण का उल्लेख, संसार को खत्म हो जाने का वर्णन आदि इस काव्य बाबर के शासनकाल में रचित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछी गई है कि आखिरी कलाम का किसमें का विषय क्या है, और साथ ही यह भी इम्पोर्टेंट है यह किसके शासनकाल में रचा गया है, तो बाबर आजम के समकालीन रचित है या शासनकाल में रची गई है। अब आता है चित्ररेखा। चित्ररेखा एक प्रेम काव्य है। चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु की पुत्री चित्ररेखा और कनौज के राजा कल्याण सिंह के अल्पायु वाले पुत्र प्रीतम की प्रेम कहानी वर्णन किया गया है। किसमें? चित्ररेखा में। कहरनामा या उत्तर प्रदेश के लोकगीत कहरवा या कहार गीत पर आधारित 30 पदों की एक प्रेम कहानी कथा है। इस काव्य में कहारों का जीवन और वैवाहिक वातावरण के द्वारा लोक जीवन और सामाजिक सौहार्द बनाने की प्रयत्न किया गया है। मसला या मसलनामा उनका जो रचना है, इस काव्य में जैसी इस ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति निवेदित करने की बात कही गई है। आधुनिक प्रेम से सच्ची भक्ति का समावेश हो सकता है, ऐसा कवि ने कहा है। अब इनका जो प्रसिद्धि का मुख्य कारण है पद्मावत जो महाकाव्य है, इसको हम देखते हैं जो एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होती है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मतलब अभी तक में जो रचित हुए अवधी भाषा में उसमें से ये प्रथम रचना है। जायसी प्रसिद्धि पाने के लिए पद्मावत लिख रहे थे, ऐसा उनके ही पद में स्पष्ट दिखाई देता है या लिखा गया है। जैसे
कहते हैं ओ मैं जानी कवित असकिन्हा, ओ मैं जनित असकिन्हा, मकू या रहे जगत में चिन्हा, मतलब दुनिया में, जगत में, संसार में क्या रहे, चिन्ह रहे, पहचान रहे। इनकी कथा वस्तु का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछी गई है। क्या पूछी गई है? इनकी मतलब पद्मावत की पूर्वार्ध जो कथा है वो कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इस महाकाव्य में सूफियों की मसनवी शैली को अपनाया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा? ये मसनवी शैली में इसका प्रयोग किया गया है। मसनवी शैली में पहले ईश्वर वंदना, उसके बाद हजरत मोहम्मद की स्तुति, मोहम्मद साहब के चारों मित्रों की प्रशंसा, तत्पश्चात गुरु महिमा का निरूपण एवं अपनी आस्था एवं धार्मिक विश्वासों की विवेचना की गई है। पद्मावत महाकाव्य की रचना 1540 ईस्वी में हुई है। कब होती है? 1540 ईस्वी में होती है। इम्पोर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने पद्मावत का रचना काल 927 हिजरी माना है। इस अधिकांश हस्तलिखित प्रतियां फारसी में रचित है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में माना गया है या चित्रित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री माना है और आत्मा को पुरुष माना है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के संपादन में 4 मुद्रित प्रतियां और एक केथी के लिपि में हस्तलिखित प्रति का सहारा लिया है, मतलब इसको रचना करने में। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना में भोलानाथ के द्वारा उर्दू में लिपिबद्ध किए गए एक प्रति प्रोफेसर ऑस्कर को प्राप्त हुई। क्या कहता है? बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना में भोलानाथ के द्वारा उर्दू में लिपिबद्ध किया गया है और एक प्रति प्रोफेसर ऑस्कर को प्राप्त हुई। लिपिबद्ध मतलब छाया प्रति। पद्मावत की रचना के समय दिल्ली का शासक शेरशाह था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पद्मावत जो रचना होता था उस समय के शासनकाल कौन थे? तो शेरशाह थे, जिसकी प्रशंसा जायसी शाह वक्त के रूप में पुस्तक में की है। शाह वक्त जो उनकी पुस्तक है उसमें शेरशाह का प्रशंसा किया गया है। गरसादा तासी ने पद्मावत की लिपि फारसी अक्षरों में या देवनागरी अक्षरों में लिखी है। मतलब गरसादा तासी ने पद्मावत की जो अवधी भाषा में रचित है अब उसको भाषा में बदलाव करके देवनागरी और फारसी अक्षरों में लिपिबद्ध की गई है। किसने किया? गरसादा तासी ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने पद्मावत को फारसी लिपि में लिखा ही बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि आदि प्रति की लिपि फारसी थी। हिंदी लिपि में उन्हें पीछे से लोगों ने उतारा है। मतलब पहले जो रहता है वो फारसी लिपि थी, लेकिन बाद में विद्वानों ने इस चीज़ का परिवर्तन किया। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार पद्मावत की प्रतियां अधिकतर उर्दू में लिपिबद्ध है। किसने कहा? ये बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने? श्याम सुंदर दास ने उर्दू में लिपिबद्ध माना है। किसको? पद्मावत को। डॉक्टर हरदेव बाहरी का मत है प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा पद्मावत की कथा से बहुत मिलती जुलती है। संभवतः जायसी ने उसी के आधार पर पद्मावत की रचना की थी। आगे इसमें दिखाते हैं कि विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है? तो विजय देव नारायण शाही ने। वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को भूमिपुत्र की संज्ञा दी है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि भूमिपुत्र किसने कहा या फिर किसको कहा जाता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को भूमिपुत्र की संज्ञा प्रदान की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को रूपलोभ की संज्ञा दी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ग्रुप लो कीमो किसने कहा या किसने नाम दिया? तो आरसी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। किसको? पद्मावत को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने। सूफी की कवियों में एक ऐसी कवि है जैसी शेख लकीर के फकीर हैं। मतलब ये बच्चन सिंह इस चीज के बारे में कहते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार फारसी ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता के हृदय सामने रखने की आवश्यकता नहीं बनी। यह जयसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत महाकाव्य के नामकरण में मतैक्य नहीं है। डॉक्टर गिरियर्सन ने अपने संस्करण का नाम पद्मावत रखा। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री और डॉक्टर लाला भगवान दीन ने भी गिरियर्सन के नामकरण पर ही स्वीकार किया है या फिर उनका ही मत माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जयसी ग्रंथ वाले संस्करण में पद्मावत नाम रखा। जयसी की गुरु परंपरा के सहमतीन की जो प्रति प्राप्त हुई उनमें पद्मावती लिखा गया है। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जयसी रचित पद्मावत महाकाव्य में हिंदू घरों के क्या कहते हैं? हिंदू घरों के प्रचलित प्रेम कथाओं का वर्णन, काव्यात्मक हिंदू और मुस्लिम में एकता सांस्कृतिक स्थापित करने का प्रयास किया गया है। पद्मावत में जयसी ने चित्तौड़ राजा रत्नसेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के माध्यम से हिंदू संस्कृति का निरूपित किया है। पद्मावत में जयसी ने कहीं भी मुस्लिमों के किसी पर्व त्योहार या उससे जुड़े किसी भी संस्कृति का वर्णन नहीं किया है। किसमें? पद्मावत में। पद्मावत में हिंदुओं के पर्व होली, दिवाली वर्णन आदि के साथ ज्योतिष नक्षत्र, हिंदी महीना, हिंदू देवता इंद्र, विष्णु शिव और पार्वती सरस्वती, रामकृष्ण हनुमान कुबेर यमराज आदि का उल्लेख किया गया है। पद्मावत के प्रारंभ में पुराणों में अनुकूल 7 द्वीप एवं 9 खंडों की चर्चा की गई है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। सृष्टि निर्माण में जयसी ने 5 तत्वों की गणना न कर 4 तत्वों की गणना की है। आकाश को वे मूल तत्व नहीं मानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है कि कौन से तत्व को नहीं मानते हैं, तो आकाश तत्व को वे मान नहीं रखते हैं। सूफी काव्य के प्रमुख कवि जयसी रहस्यवादी कवि भी थे। उनके रहस्यवाद में भावुकता की प्रधानता दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल जी ने जयसी के रहस्यवाद पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, हिंदी कवियों के में यदि रमणीय, सुंदर, अद्वैतीय रहस्यवाद हैं तो जयसी में इसकी भावुकता उच्च कोटि के है। कहने का मतलब है, अगर कोई जयसी के रूप में रहस्यवाद के रूप में ठहरते हैं तो उनमें सबसे बेस्ट जो माने जाएंगे वो जयसी माने जाएंगे। जयसी ने पद्मावत में मौलिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्या कहते हैं? पद्मावत में लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। आगे कहते हैं कि पद्मावत काव्य के पात्र प्रतीकार्थ रखते हुए इस प्रकार हैं। कौन किसका प्रतीक है? और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछी जा रही है। रत्नसेन मन या आत्मा का प्रतीक है। रत्नसेन किसका है? आत्मा या मन का प्रतीक है। पद्मावती जो रहती है श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक रहती है। जैसे हम लोग देखे थे, स्त्री परमात्मा का प्रतीक होता है और पुरुष आत्मा का प्रतीक। तो पद्मावती श्रद्धा का प्रतीक रहता है या सात्विक या परमात्मा का कह सकते हैं। सिंगल द्वीप हृदय का प्रतीक रहते हैं। सुआ या हीरामन तोता जो गुरु का प्रतीक रहता है। नागमती दुनिया धंधा या संसारिक बुद्धि का प्रतीक रहता है। कौन? नागमती। राघव चैतन शैतान का प्रतीक रहता है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक और चित्तौड़ जो रहता है वो तन का प्रतीक रहता है। पद्मावत महाकाव्य समशक्ति है या अनिशक्ति, इस पर विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे समशक्ति मानते हुए कहते हैं, वाचार्थ के प्रस्तुत और व्यंग्यार्थ के अप्रस्तुत होने से ऐसी जगह समशक्ति ही मानना चाहिए। इस चीज को वो मानते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। अब नागमती वियोग खंड से इसका मुख्य अंश को हम देखने वाले हैं। कहते हैं, कुल 57 खंडों में से युक्त पद्मावत के नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य में अनुपम निधि के रूप में ठहरती है। टोटल कितने हैं? 57 खंड है और उनमें से जो है ना नागमती वियोग खंड विशेष है। पद्मावत में
नागमती और पद्मावती के साथ साथ रत्नसेन एवं अलाउद्दीन की विरह विहलदशा का वर्णन किया गया है, किंतु नागमती का विरह वर्णन अद्वितीय या अनुपम के रूप में जानी जाती है। कहते हैं पद्मावत के प्रेम खंड में हीरामन तोते से पद्मावती क्या कहते हैं, हीरामन तोते से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा का मन मुरझा आना और सती खंड में एक पार्वती महेश खंड में राजा के प्रेम विहल में विरहदशा का वर्णन करना। कहने का मतलब है पद्मावत के सुंदरता को सुनकर हीरामन तोते से जब उनकी सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो राजा मूर्छित हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर मग्न हो जाते हैं और उसे प्राप्त करने की लालसा जाग जाती है। पद्मावती के रूप में चर्चा खंड में राघव चेतन से पद्मावत के अप्रितम सौंदर्य की चर्चा सुनकर बादशाह अलाउद्दीन विरह व्यवस्थित हो तड़पने लगता है। रत्नसेन हीरामन तोता से पद्मावती की सौंदर्य के बारे में सुन और उस पर मुक्त होकर उसे प्राप्त करने हेतु सिंगल द्वीप चला जाता है। यहीं से नागमती का वियोग प्रारंभ हो जाता है, जब से छोड़ के चल जाती है। नागमती विरहनी के रूप में भी एक आदर्श भारतीय नारी की भूमिका रहती है, मतलब वियोग में भी वो अपनी आदर्श को, अपनी मर्यादा को बनाए रखती है। नागमती के विरह से सारा जगत जल रहा है। विरह ताप की अतिशयता से बादल काले हो गए हैं, सूर्य और चंद्रमा भी उसी के ताप पर जल रहे हैं। नागमती की विरह आग से ही वन, उपवन, आकाश, पाताल सभी जल रहे हैं। कौवा आदि काला और भौरा भी काला है, तो विरह विरूपी आग से उठने वाली धुआं के कारण ये सब क्या हो रहा है, सब काला के काला होते जा रहा है। नागमती अपने शरीर को जलाकर उसकी राख को अपने प्रियतम के चरणों में रखना चाहती है, मतलब जो विरह में रह रही है और प्रियतम के वियोग में जलकर राख हो रही है, उस राख को अपने प्रियतम के चरणों में रखना चाहती है। नागमती अपने वेदना को प्रिय तक पहुंचाने के लिए भौरे और कौवे इसको खुशामद करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसको खुशामद करती है? कौवे और भौरे को। कभी पवन को दूध बनाकर अपने आंसू के प्रिय तक पहुंचाना चाहती है। किसको? पवन को, हवा को दूध बनाकर। विरह से अहंकार रहित हो जा नागमती एक सामान्य नारी की तरह वन वन भटकती हुई जंगल के पशु पक्षियों से अपनी विरह व्यथा कहती है। नागमती खंड में जायसी ने नागमती का विरह वर्णन 12 मासी पद्धति पर किया है। भारतीय परंपरा के अनुसार ही 12 मासी की शुरुआत जायसी ने आषाढ़ के महीने से क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा महीने? तो आषाढ़ का महीने का इस चीज़ में वर्णन किया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होती है। आगे इसमें दिखाता है कि नागमती को वर्षा की रिमझिम बाणों की समान चुभ रही है, मतलब हल्की हल्की जो बारिश हो रही है और अपने प्रियतम को छोड़ जाने का उसमें उसको महसूस हो रहा है, उस चीज़ का कमी खल रही है। बिजली की चमक हृदय में तलवार मार रही है। नागमती की विरह के साथ प्रकृति भी सहानुभूति है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, लता पुष्प आदि सभी विरहनी नागमती के साथ थी हैं, मतलब दोस्त हैं। नागमती विरह वर्णन में जायसी ने फारसी पद्धति का अनुसरण किया है, जिसके कारण नागमती के आंखों से आंसुओं के स्थान पर रक्त निकलता दिखाई देता है। वियोग में इतनी व्याकुलता हो गई है कि आंसुओं के स्थान पर खून निकल रहा है। जायसी ने विरहिणी नागमती की हृदय को विरह की सलाखाओं पर कबाब की तरह भूनते हुए दिखाया है। इतने खतरनाक वियोग में है कि उनकी हृदय की विरह सलाखाओं पर कबाब की तरह भूनते हुए, मतलब जिस प्रकार से उबाला जाता है किसी भी चीज़ को, वैसे ही उसके हृदय की उबाल हो रही है वियोग में। विरह में काम दशा का भी निरूपण किया जाता है। जायसी ने भी चिंता, अभिलाषा, प्रलाप, उन्माद, जड़ता गुण, कथा, कथन आदि विरह जन्य काम दशाओं का वर्णन किया गया है। नागमती वियोग में इतनी दुर्बलता हो गई है कि गले का हार भी उसे भारी लगता है।
मतलब साजन के बिना सजना उसके लिए दुर्व्यवहार हो गया है, मतलब खराब लगता है, भारी लगने लगा है। नागमती प्रत्यशिपति का नायिका के रूप में चित्रित की गई है। जायसी ने वर्षा ऋतु के नक्षत्रों का उल्लेख करते हुए पुष्प और आर्द्र में होने वाले मूसलाधार वर्षा की चर्चा की गई है। लेकिन जो चर्चा जो होती है, जो वर्षा जो होती है, उसके लिए वो मतलब बेकार मानती है, क्योंकि उसका जो प्रेमी है वो उनको छोड़कर चले गए हैं। कहते हैं जायसी की विरह वर्णन पर आचार्य शुक्ल ने कहते हैं, यत्र तत्र अत्युक्ति पूर्ण होने पर भी जायसी का विरह मजाक ही हद तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब उनमें जो एक मजाक टाइप का होना चाहिए वो विरह के कारण सब समाप्त हो गया है। ठीक है, अब इसमें जो मुख्य मुख्य छंद और अलंकार इस जायसी महाकाव्य में नागमती वियोग खंड में जो वर्णन किया गया है, इस चीज को देखते हैं। कहता है नागमती वियोग खंड में मूलतः दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद या एक असम मात्रिक छंद है। विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। कुल 24 मात्राएं होती है। चरणागत लघु का एक होना जरूरी है। चौपाई में इसमें 16 मात्राएं होती है चौपाई में। ठीक है, छंद में हम लोग जानते हैं कि पहला में 13 होता है, फिर 11, फिर चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अंत लघु का प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध होता है, मतलब मनाही होती है। अब नागमती वियोग खंड के पदों में अलंकार, कौन कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, इस चीज़ को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही हम सभी को यहाँ सीखने को मिलेगा कि कौन सा कैसा वाक्य में कौन सा अलंकार छुपा हुआ रहता है। जैसे चढ़ा आषाढ़, गगन घटा गजा, सजा विरह दल बाजा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। खड़ग बीजू चमके चूहे औरा, बूंद बान बरसही घन घोरा, मानवीय अलंकार है। कब होता है? जब मानवीय को तुलना किया जाता है। खड़ग बीजू और बूढ़ बान में तो रूपक अलंकार, रूपक की तुलना किया जाता है। हिया हिंडोल अस डोले मोरा, उपमा अलंकार है। विरह झुलाए दे झकझोर, मानवीय अलंकार है। रैंकी चली जसवीर बथुटी, उदाहरण अलंकार है। सेज नागिन फिरे फिरे डसा, रूपक अलंकार है, मतलब नाग के समान डसता है। कैसे? मतलब विरह में जो चल जाता है ना। मोर दुई नैन चुभे जस ओरी, उदाहरण अलंकार। विरह हस्ती तन साले, रूपक अलंकार। जनहू जरे सब धरती आकसा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जनहू सेज हिमंचल बूढ़ी, उत्प्रेक्षा अलंकार। विरह बाढ़ विरह कोकिल, रूपक अलंकार। जस तन जस यस पताभा मोरा, तेहीं पर विरह दे